हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के पार्ट 6 को। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पहले के पार्टों में आप लोगों ने अष्टक नियम के अंतर्गत पढ़ा लुईस अवधारणा को, और लुईस अवधारणा के अंतर्गत आपने ये जाना कि कोई भी रासायनिक आबंध क्यों बनता है। इसके साथ साथ आपने लुईस अवधारणा के आधार पर अनेक यौगिकों के संरचनाओं को भी बनाना सीखा होगा। लेकिन रासायनिक आबंध से संबंधित कुछ ऐसी बातें थी जिनको लुईस अवधारणा के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसे कि कोई भी रासायनिक आबंध कैसे बनता है, और रासायनिक आबंध जब बनता है तो उस बंध की लंबाई किन बातों पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ रासायनिक आबंध की जो ऊर्जा होती है वो कैसे निर्धारित होती है। इन सभी कारकों के बारे में लुईस अवधारणा के द्वारा कुछ भी समझाया नहीं जा सका। बस इन्हीं कारकों को अच्छे से समझाने के लिए कुछ नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया, और उन सिद्धांतों में से दो ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको क्लास 11 में अध्ययन करने हैं। उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा सिद्धांत है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये दो सिद्धांत हैं जिनके द्वारा आप रासायनिक आबंधों के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें का पहला सिद्धांत जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत बहुत से विस्तृत व जटिल सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल और केवल इसके सरल और व्यवहारिक रूप को ही समझाने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों हिटलर और लंदन ने किया था, और बाद में पॉलिंग, स्लेटर जैसे कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का विकास किया था। आइए अब इस सिद्धांत में कही गई बातों को हम लोग देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहली बात ये आप लोग जान लीजिए कि जितने भी ये दोनों सिद्धांत बनाए गए थे, संयोजकता आबंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत, ये सहसंयोजी बंध की व्याख्या करने के लिए ही बनाए गए थे, यानी इनके द्वारा सहसंयोजी बंधों की व्याख्या की जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के अंतर्गत हिटलर और लंदन ने किन किन बातों को बताया था, उसको हम लोग पॉइंट वाइज जानते हैं। तो उसमें पॉइंट वाइज बताएंगे, उसमें आप लोग सभी पॉइंट इधर देख सकते हैं, और यहाँ पर हम आपको उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही कहा गया था कि कोई सहसंयोजी आबंध तभी बनता है जब दो परमाणु पास आते हैं और दोनों परमाणुओं के वाह्यतम कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है। देखिए, सिंपल सा है कि कोई भी सहसंयोजी आबंध तभी बनेगा जब दो परमाणु क्या होंगे, पास आएंगे, और उनके जो सबसे बाहरी कक्षक होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन का मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। तो हम आपको अभी समझा दे रहे हैं। जैसे कि कक्षक आप जानते होंगे कि कक्षक होते हैं, यस होते हैं, पी होते हैं। तो हम यस कक्षक का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप बेटर समझ जाएंगे। मान लीजिए ये यस कक्षक है, आप लोग जानते हैं कि यस कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है। तो ये इस सिद्धांत का पहला पॉइंट यही है कि कोई भी सहसंयोजी आबंध तभी बनता है जब दो परमाणु पास आते हैं और उनके वाह्यतम कक्षक जो होते हैं वो अतिव्यापन करते हैं। तो मान लेते हैं दो परमाणु हैं और इनके वाह्यतम कक्षक जो है यस कक्षक है, और ये पास आ रहे हैं, और पास आके देखिए ये कर रहे हैं अतिव्यापन। ये यहाँ पर इन्होंने कर दिया अतिव्यापन। तो इसी अतिव्यापन के फलस्वरूप बंध बनता है, ऐसा कहना है इस पहले पॉइंट। अब आप लोग अतिव्यापन नहीं समझ रहे होंगे, तो अतिव्यापन का सिंपल मतलब ये क्या है कि आप जानते हैं कि यस कक्षक क्या होते हैं, कक्षक विभिन्न ऊर्जा और आकृति के त्रिविम क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र हो गया, तो मान लीजिए यस कक्षक कैसा क्षेत्र होगा, गोलाकार क्षेत्र, एक गोलाकार क्षेत्र और दूसरा गोलाकार क्षेत्र है। तो अब क्या होगा कि अतिव्यापन का मतलब कि ये दोनों पास आए और इस गोलाकार यस कक्षक का कुछ क्षेत्र इस गोलाकार यस कक्षक में समाहित हो जाए, कुछ भाग इनका समाहित होकर उभयनिष्ठ हो जाए, कुछ एक दूसरे के अंदर कुछ भाग धंस जाए। ठीक है, यहाँ देखिए इसका कुछ भाग इसके अंदर, इसका कुछ भाग इसके अंदर धंस जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हुआ है अतिव्यापन।
ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि इस जगह पर क्या हुआ है, अति व्यापन हुआ है, अति व्यापन, ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, एक दूसरे के अंदर चले गए। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि केवल वे कक्षक ही अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं जो अर्धपूर्ण भरे होते हैं, अर्थात जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा पॉइंट यही बता दिया गया है कि सभी कक्षक अतिव्यापन नहीं करेंगे, केवल वही कक्षक अतिव्यापन करेंगे जिन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप जानते होंगे कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोला गया कि 2 इलेक्ट्रॉन वाले अतिव्यापन नहीं करेंगे, केवल वही अतिव्यापन करेंगे जिसमें केवल कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन। और जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। मतलब ये इन्होंने कहा कि अगर इनको अतिव्यापन करना होगा तो इनमें कम से कम कितने होने चाहिए, 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके साथ साथ देखिए ये अगले पॉइंट में ये चीज बताया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा ये बताया गया है कि प्रभावी अतिव्यापन के लिए, तीसरा पॉइंट है, प्रभावी अतिव्यापन के लिए इन कक्षकों की सही दिशा भी होनी चाहिए, साथ ही अतिव्यापन वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण भी विपरीत होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात ये कही गई है तीसरे पॉइंट में कि ये कक्षक अतिव्यापन तभी करेंगे जब इन कक्षक की जो दिशा है वो सही हो, यानी ये सही दिशा में आकर आपस में मिलते हैं। अब ये दिशाओं का निर्धारण कैसे होगा, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। आपके बुक में जो है कि प्लस माइनस चिन्हों के द्वारा सही दिशाओं का निर्धारण जो उसमें समझाया गया है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम आपको उसको समझा नहीं रहे, क्योंकि वो जो चीज है उसके पीछे जो कारण है कि मतलब वो चीजें कहां से आई, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए उसको समझ के भी कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, या उसको आप मतलब समझेंगे तब भी आपको कुछ खास उसमें नहीं पता होने वाला। तो बस समझ लीजिए कि सही दिशा होनी चाहिए। ठीक है, सही दिशा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बोला गया है कि जो ये कक्षक आएंगे इनमें जो 1-1 इलेक्ट्रॉन है उनका जो स्पिन है वो विपरीत होना चाहिए। आपको हम पहले ही बता चुके हैं परमाणु संरचना में कि जब कक्षक होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके 2 स्पिन अवस्थाएं होती हैं, एक दक्षिणावर्त स्पिन होता है, एक वामावर्त, यानी एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो वही बताया गया है कि अगर एक में स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी आपस में अतिव्यापन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए इसीलिए हमने दर्शाया कि एक में अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तभी अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, आगे बताया गया चौथे पॉइंट में कि 2 कक्षकों में अतिव्यापन के कारण एक बंद कक्षक बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। तो सिंपल बताया गया कि जब 2 कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पर एक बंद कक्षक बनेगा। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं बंद कक्षक। ठीक है, इसी को बंद कक्षक कहते हैं। और अतिव्यापन के फलस्वरूप जो ये बंद कक्षक यहाँ पर बनता है, ये जो यहाँ पर बंद कक्षक ये बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। सबसे अधिक यही पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनके पाए जाने की संभावना यही पर सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट 5वां बोला गया है कि किसी सहसंयोजी बंध की शक्ति कक्षकों के बीच होने वाले अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। जितना अधिक अतिव्यापन होता है बंध की शक्ति उतनी अधिक होती है। यानी सिंपल बता दिया गया है कि अगर कोई बंद होगा तो उस बंद का पावर कितना होगा, कितनी शक्ति होगी। ठीक है, तो वो जो उसकी शक्ति है वो निर्भर करती है कि वहां अतिव्यापन कितना हो रहा है। जितना ज्यादा अतिव्यापन उतनी ज्यादा क्या होगी, बंद की शक्ति होगी। तो वो सारी चीजें जो है कि आगे बहुत सारे कारकों पर निर्भर करेंगी कि अतिव्यापन किसमें ज्यादा होगा और किसमें क्या होगा, कम होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट बोला गया है कि संयोजी कोष में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा की उपस्थिति में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अधिव्यापन से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। देखिए इसमें बताया गया कि जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो भरे हुए कक्षकों में होते हैं, यानी ऐसे कक्षक जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन अंतिम कक्षकों के इलेक्ट्रॉन वे ऊर्जा की उपस्थिति पार के उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और उत्तेजित अवस्था में आकर अपने से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं और वहां पर अयुग्मित होकर नए प्रकार के बंधों का निर्माण कर लेते हैं। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कार्बन का। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है कि यस, ये 2s है। बाहरी कक्षा कौन है? ये देखिए 2 कक्षा है, एक पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष है, यस और पी है, दूसरे में 2 है। कौन कौन है? यस है, ठीक है, और 2p है। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये है कार्बन की संरचना, ठीक है। ये देखिए ये 1s है, इसको ही बना देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कहलाती है सामान्य अवस्था या ये आद्य अवस्था की बात है। ये आद्य अवस्था है, ठीक है। इसको समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यही बताया गया इस सिद्धांत में कि ऊर्जा की उपस्थिति में जो सबसे बाहरी कोष है, जो सबसे बाहरी कोष है, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन भी उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं और जाने के बाद अयुग्मित अवस्था में हो जाते हैं और अयुग्मित होने के बाद वो भी रासायनिक बंध बना सकते हैं। तो यानी अगर इस कार्बन को कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो ये लास्ट कक्षक जो है, ये यहाँ पर 2s, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी इस आगे वाले में जा सकता है। यानी ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है अपने उत्तेजित अवस्था में। देखिए सामान्य अवस्था में इसमें 2 है, ठीक है, 1s में, 2s में 2 है और 2p में 1 है। लेकिन उत्तेजित अवस्था में यहाँ y कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षक में जा सकता है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जा सकता है। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों भी बंध में भाग ले सकते हैं। ये कौन सी अवस्था कहलाती है? ये कहलाती है उत्तेजित अवस्था। ये कहलाएगी उत्तेजित अवस्था, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में इसमें कितने कार्बन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, और ये चारों जाके बंध में भाग ले सकते हैं। यानी कि 4 बंध यहाँ पर कार्बन इस तरह बना सकता है। जनरली आप लोग ये देखते भी होंगे कि कार्बन जब भी बंध बनाता है तो 4 ही बंध बनाता है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात तो जरूर यहाँ पर आ गई होगी कि कार्बन अपने जितने भी बॉन्ड बनाता है वो उत्तेजित अवस्था में बनाता है, आद्य अवस्था में वो एक भी बंध नहीं बनाता है। तो ये कहा गया था यहाँ पर जो है कि हिटलर और लंदन के द्वारा 6वां पॉइंट। अब देखिए ये 6 पॉइंट कहने के बाद में जब इस सिद्धांत का विकास हुआ तो पॉलिंग और स्लेटर द्वारा कुछ अन्य पॉइंट भी बताएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिंग और स्लेटर ने इसमें क्या चीज जोड़ा था इस सिद्धांत में। तो पॉलिंग स्लेटर ने कहा था कि अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी आबंध 2 प्रकार के होते हैं। उन्होंने बोला कि अतिव्यापन जब होगा तो सहसंयोजी आबंध 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? पहला होगा सिग्मा आबंध, दूसरा होगा पाई आबंध। ये चीज उन्होंने बताया था कि एक होगा सिग्मा आबंध और एक होगा पाई आबंध, ठीक है। और बता भी दिया था कि सिग्मा और पाई आबंध क्या होता है। उन्होंने बताया था कि जब कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से कोई बंध बनता है तो उस आबंध को हम लोग कहते हैं सिग्मा आबंध, और जब कक्षकों के पासी अतिव्यापन से कोई बंध बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं पाई आबंध। इन दोनों आबंधों को अभी हम लोग आगे जो है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि बहुत विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो ये उन्होंने कहा था पॉलिंग और स्लेटर ने। और इसके बाद पॉलिंग और स्लेटर ने एक और पॉइंट कहा था, इसके बाद का पॉइंट, कि अच्छी अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध पासी अतिव्यापन से बने पाई बंध से प्रबल होते हैं। पाई आबंध से क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। यानी सिग्मा बंध मजबूत होते हैं और पाई आबंध क्या होता है? कमजोर होता है। तो ये सारे पॉइंट इन्होंने कहा था। इसके साथ साथ ये बहुत ही सिद्धांत लंबा है, तो इतना ही अगर हम लोग जान लेते हैं तो 11-12 की जितनी भी चीजें हम इसके आधार पर सब कुछ समझ सकते हैं। तो हम लोग बस इतने की व्याख्या करने वाले हैं। तो आपने फाइनली ये चीज देख लिया, इस सिद्धांत के बारे में सब कुछ जान ही लिया। बड़ा ही आसान था। देखिए यहाँ फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, बिल्कुल 30 सेकेंड में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई भी आपका सहसंयोजी आबंध तभी बनता है कि जब 2 परमाणु पास आते हैं और उनके वाह्यतम कक्षक जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। और वो अतिव्यापन तभी करेंगे जबकि इन कक्षकों की जो दिशा हो वो सही हो, और इसके साथ साथ इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हो अयुग्मित हो, यानी कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। और साथ में ये भी बताया गया कि ये कक्षक तभी अतिव्यापन करेंगे जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन, यानी कि उनका स्पिन यानी उनके घूमने की जो दिशा है वो भी क्या हो? विपरीत हो। ये होने के बाद ये कर लेंगे अतिव्यापन। और इसके साथ साथ ये बता दिया गया कि अगर कोई आपका परमाणु है और उसके वाह्यतम कोश है उसमें कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ऊर्जा की उपस्थिति में वो युग्मित इलेक्ट्रॉन भी उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाकर अयुग्मित अवस्था में वो भी क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। तो
तो ये बताया गया और इसके बाद में ये बताया गया कि जो ये इस प्रकार जो अतिव्यापन से बॉन्ड बनते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और इनके बारे में बताया गया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अच्छी अतिव्यापन से बनता है और पाई बॉन्ड पार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है, मजबूत होता है। तो आइए हम लोग अलग अलग देख लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं और ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में बहुत एक्सप्लेन हम लोग बहुत मतलब कि विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग सिग्मा आबंध को। सिग्मा आबंध के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि दो कक्षकों के बीच अच्छी अतिव्यापन से जो आबंध बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा आबंध। अगर इसकी एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो हम लोग यही कहेंगे कि दो कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन या अच्छी अतिव्यापन से बनने वाला आबंध ही कहलाता है सिग्मा आबंध। तो ये थी इनकी सिंपल परिभाषाएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अतिव्यापन है वे किस किस प्रकार से हो सकता है और इसके आधार पर सिग्मा आबंध जो है वो कितने प्रकार के बनते हैं। तो आइए उनको हम लोग देख लेते हैं जिससे सिग्मा बंध आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बंध कब कब बनता है। तो सिग्मा बंध सबसे पहले तब बनता है जब होता है एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन। देखिए यस एस अतिव्यापन में क्या होता है कि एक यस कक्षक ले लेते हैं और दूसरा यस कक्षक ले लेते हैं, ये भी यस कक्षक ये भी यस कक्षक, और अगर इनके बीच जब हो जाता है अतिव्यापन यहाँ पर तो ऐसे समय में यहाँ पर जो है कि जो अतिव्यापन होता है उसी को हम लोग कहते हैं यस यस अतिव्यापन। और यहाँ पर जो बंध बनता है उसको हम लोग कहते हैं यस एस सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा आबंध। देखिए सिग्मा का चिन्ह ये होता है तो सिग्मा बॉन्ड में हम लोग इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है एस पी अतिव्यापन। एस पी अतिव्यापन देखिए क्या हो जाए कि एक यस और एक जो है कि पी कक्षक, ये यस कक्षक है और ये पी कक्षक है, और इनका जब आपस में अतिव्यापन हो जाए, देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अच्छी अतिव्यापन होता है, ठीक है। जो इसके अंतरा नाभिक अक्ष होते हैं उन्हीं अक्षों पर ये बॉन्ड बनता है। देखिए इनको अगर हम रेखाओं को मिलाएंगे तो इसी अक्ष पर ये बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर इनको हम लोग मिलाएंगे तो ये बॉन्ड जो है इन्हीं अक्ष पर होगा, ठीक है। तो जो इन नाभिकों के अक्षों पर जो ये बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यस और पी भी जब अच्छी अतिव्यापन इस तरह करते हैं, अच्छी अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, सिरेवार शीर्षों से अपने जब अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार भी सिग्मा बॉन्ड बनता है और इस सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं एसपी सिग्मा बॉन्ड। और देखिए यहां पर एक और प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो होता है पीपी अतिव्यापन द्वारा। पीपी अतिव्यापन द्वारा, पीपी अतिव्यापन द्वारा भी ये बनता है। देखिए पीपी अतिव्यापन द्वारा कैसे बनेगा, ये यहाँ हमने एक पी ले लिया जो है, ये भी पी और एक और पी ले लिया, तो यहाँ इनके बीच भी जब अतिव्यापन होगा तो यहाँ पर ये भी बनाएंगे जो है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, ये पी होगा जो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। देखिए तीनों बॉन्ड जो है वो अच्छी बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका जो है कि यहाँ जो है अक्ष है, इन अक्षों पर बनने वाले बॉन्ड है, अच्छी बॉन्ड है, ये अक्षों से या शीर्षों से ये बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस प्रकार बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं ये कहलाते हैं सिग्मा बॉन्ड। और आपने देख लिया कि ये तीन प्रकार से अतिव्यापन हो रहे हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखना है तो हम इन सबके एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, H2 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। H2 में देखिए एक H होता है, ठीक है, ये H का परमाणु होता है जिसमें पाया जाता है 1s, ठीक है, 1s, और दूसरा H का परमाणु होता है, ठीक है, उसमें भी 1s, ठीक है, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हम एक एक इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं और जब ये मिलते हैं तो इनके बीच हो जाता है अतिव्यापन, और यहाँ पर हो जाता है अतिव्यापन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये संरचना किसकी होती है, H2 की। और यहाँ पर जो अतिव्यापन हो रहा है वो कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, 1s अतिव्यापन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कह सकते हैं 1s सिग्मा बॉन्ड,
ठीक है। इसी तरह अगर इसका हमको एग्जांपल लेना है तो हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HF ले लेते हैं, या ऐसे तमाम चीज़ों को ले सकते हैं। यहाँ जानते हैं कि आप जो H होता है उसमें होता है S, ठीक है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और Cl जो होता है, जब Cl को हम लोग निकालेंगे तो पाएंगे कि Cl में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p जो होता है 5, ठीक है। तो ये इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो होगा कक्षक वही अतिव्यापन करेगा। तो लास्ट वाले कक्षक में हम लोग बनाते हैं तो ये हो गया आपका 3p। 3p में देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो एक खाली वाला है वही जाके क्या करेगा, अतिव्यापन करने वाला है। तो इसमें 3 में से कोई एक जो होगा उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, वही जाके अतिव्यापन करेगा, यानी कोई एक जो होगा p जाके अतिव्यापन करेगा। और इस प्रकार इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा और ये जो आपका बॉन्ड होगा ये कहलाएगा आपका सिग्मा आबंध, ठीक है। ये कहलाएगा सिग्मा आबंध। देखिए ये कौन सा p है, ये 3p है और ये आपका किसमें है, Cl में। तो ये जो अतिव्यापन हो जाएगा वो कहलाएगा 1s3p सिग्मा या 1s3p अतिव्यापन या 1s3p सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें PP में तो हम लोग सिंपल एग्जांपल Cl2 का ले सकते हैं, ठीक है। Cl2 इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और इसी से हो भी जाएगा। देखिए इसमें एक Cl में 1 होता है, दूसरे Cl में भी 1 होगा, यानी कि 2 ऐसे Cl होंगे जिसमें कि P होगा। और ये P जो होगा, इन P में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, ठीक है। विपरीत स्पिन वाले जो भी होंगे आपके 2 क्लोरीन वो आपस में होकर अतिव्यापित करेंगे और अतिव्यापित करके यहाँ पर जो है कि सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका देखिए कौन आ रहा है, 3p और 3p, ये किसमें है, Cl में, ये भी क्लोरीन में, ये क्लोरीन में। तो ये जो बनेगा वो बनेगा 3p आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, या इसको कहेंगे 3p जो है अतिव्यापन। तो इस प्रकार आपने इसके सिंपल एग्जाम्पल भी देख लिए, बहुत सिंपल है। अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो एक हमने सिग्मा बॉन्ड देख लिया, लास्ट हम लोग देख लेते हैं पाई आबंध, ठीक है। पाई आबंध भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पाई आबंध तो और भी सिंपल है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इस पर देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पाई आबंध के बारे में कि पाई आबंध क्या होता है। तो सिंपली 2 कक्षकों के बीच पार्श्विक अतिव्यापन से जो आबंध बनते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं पाई आबंध। पार्श्विक अतिव्यापन मतलब क्या हो गया, पास मतलब हो गया साइड, ठीक है। तो जो साइड में जो साइड से ओवरलैपिंग करके आबंध बनाते हैं तो वहां पर जो आबंध बनता है उसी को हम लोग कहते हैं पाई आबंध। जैसे यहाँ पर हमने एक P ले लिया ये, और हमने यहाँ पर एक P ले लिया और इसको अगर ये साइड से जाके जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी ये साइड से आकर यहाँ पर आपस में कर लिए ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ कर लिए, यहाँ कर लिए, ठीक है। शीर्षों से नहीं किए हैं, साइड से ओवरलैपिंग किए, ठीक है, साइड बाय साइड। तो इस प्रकार इस साइड ओवरलैपिंग यानी पार्श्विक अतिव्यापन से जो आबंध बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं पाई आबंध। और आपको एक और बात याद रखना है कि जो पाई आबंध होता है वो PP कक्षकों के बीच ही बनता है। यस कक्षक जो होते हैं वो कभी भी जो है कि पार्श्विक अतिव्यापन नहीं करते हैं। वो जब भी अतिव्यापन करते हैं तो अपने आप वो अतिव्यापन अच्छी अतिव्यापन ही हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यस जो होते हैं, यस कक्षक, वो सदैव कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो सदैव बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। यस कक्षक कभी भी पाई आबंध नहीं बनाते हैं। पाई आबंध कौन बनाता है, P कक्षक। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि P कक्षक भी पाई आबंध तभी बनाएंगे जब वहां पर ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। यानी पहले सिग्मा बॉन्ड P, अगर P में मान लीजिए कि 3 कक्षक हैं और तीनों जाके बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें पहला जो बॉन्ड बनेगा वो आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड और इसके बाद ही वहां पर बनने वाला है पाई बॉन्ड। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति में बनते हैं, अकेले पाई बॉन्ड का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और साथ में यस कक्षक जो होते हैं वो सदैव कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद देखिए इस पर कौन कौन से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा इस पर खास कोई प्रश्न तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आता है कि आपको तमाम यौगिक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसमें सिग्मा और पाई बंधों की गणना कीजिए। तमाम सहसंयोजी अणु दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, आप गणना कीजिए। तो वो आपको हम सिखा दे रहे हैं, बड़ा इजीली है। देखिए ध्यान से, अगर कहीं पर एकल आबंध है, एकल आबंध, कहीं पर एकल आबंध है यानी कि कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और इसी तरह कहीं पर
द्विबंध है, ठीक है, द्विबंध, और इसके साथ साथ है त्रिबंध, ठीक है। ये 3 प्रकार के बंध देख लीजिए कि एकल बंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, ठीक है। जब भी हम कभी सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो सहसंयोजी आबंध में यही 3 ही प्रकार के आबंध बनते हैं। एक एकल बंध होता है, या तो सहसंयोजी आबंध, या तो डबल बॉन्ड होता है, या तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बस हम यही से जो है कि सिग्मा और पाई बंध को गणना करने का तरीका सीखेंगे। आपको याद रखना है कि एकल बंध जब पहला बंध बनता है तो सदैव कौन सा होता है, सिग्मा आबंध होता है, ठीक है, सिग्मा, क्योंकि हमने बोला कि सिग्मा बंध बनेगा तभी उसके बाद पाई बन सकता है। कहीं पर अगर द्विआबंध तो समझिए वहां एक सिग्मा बन चुका है, और सिग्मा बनने के बाद अब जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा, पाई आबंध होगा। यानी द्विआबंध में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। त्रिआबंध में देखिए पहले एक सिग्मा बन जाएगा, इसके बाद जो बॉन्ड बनने वाले हैं वो सब पाई होंगे, यानी इसके बाद के दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, पाई आबंध होंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और एक ही बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है। यहाँ से आप सारी चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आपके बुक में जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, तो जिससे आप सिग्मा पाई बॉन्डों की गणना करना सीख जाएंगे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट में अभ्यास में होता है वो है 4.27 और 4.28, जिसके अंतर्गत दिया गया है कि इनकी संरचना आपको बनानी है और इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्डों की गणना करनी है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्डों की गणना, बस बहुत जल्दी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इस पहले की संरचना बनाते हैं C2 और H2 की। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो यहाँ देखिए C, ठीक है, और यहाँ 2 C है तो C के बीच कुछ बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और इसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक हाइड्रोजन देने के बाद कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, एक बॉन्ड बन गया है तो यहाँ बचेगा कितना, 3 बॉन्ड, ठीक है। लुईस अवधारणा पढ़े होंगे तो उसके आधार पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ आपको ज्ञात करना है कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, केवल सिग्मा होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा होगा और 2 क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको आंसर लिखना होगा, तो आंसर लिख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है। कितना सरल था, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है C2H4। C2H4 का बनाते हैं तो देखिए ये C हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको देते हैं, एक इधर एक इधर, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसको देते हैं। अब देखिए इसके बॉन्ड कार्बन के 4 होते हैं, 2 बॉन्ड हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। आसानी से आप सीख सकते हैं और क्लास 10th में भी आपने ये संरचना बनाना सीखा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हमको गणना करना, देखिए इसमें क्या होगा, सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो यहाँ 1 सिग्मा होगा और 1 क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। बस हम लोग यहाँ आंसर लिख देते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 सिग्मा, 5 हो गया सिग्मा और 1 हो गया क्या, पाई। इसमें टोटल जो बंधों की संख्या वो कितनी है, 3 3 6 है, जिसमें 5 सिग्मा है और 1 क्या है, पाई है। एक और क्वेश्चन है CH4, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें देखिए C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ आपसे पूछा जाए तो सभी के बॉन्ड्स क्या होंगे, सिंगल, तो सभी सिग्मा होंगे, तो यहाँ आंसर होगा 4 सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया इनका आंसर, और इतने ही आसानी से आप कहीं पर भी सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लीजिएगा, बड़ा ही आसान है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और एक और पॉइंट बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या अंतर होता है। तो जनरली इसको हम लोग बता दे रहे हैं, आप सब कुछ जान चुके हैं तो अंतर भी जान जाएंगे। तो आप इसको अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर आप सिग्मा और पाई बंधों के बीच अंतर जो है देख सकते हैं। उसमें आपको पहला अंतर दिख रहा होगा, जिसमें पहला अंतर जो है वो आपका है कि सिग्मा आबंध में लिखा होगा कि यह अच्छी अतिव्यापन से बनता है और पाई आबंध में लिखा होगा कि यह पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। इसके बाद दूसरा होगा कि सिग्मा आबंध में लिखा होगा यह यस 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 पी 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 इत्यादि अतिव्यापन से बन सकता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कुछ देर पहले। और दूसरे वाले में आप लोग पाई में देखेंगे कि यह यस कक्षकों के अतिव्यापन से नहीं बनता है, यानी जहां यस कक्षक आ जाते हैं वहां पर ये आपका पाई आबंध नहीं बनता है, ठीक है। तीसरा है कि सिग्मा आबंध प्रबल होता है और पाई आबंध जो है दुर्बल होता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो सिग्मा आबंध होता है वो बड़ा ही मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, और पाई आबंध जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि वो पार्श्वीय अतिव्यापन, अगल बगल का अतिव्यापन है तो बड़े आसानी से टूट जाता है, उसकी शक्ति बहुत कम होती है। इसके बाद चौथा है कि सिग्मा आबंध बहुत कम क्रियाशील होता है
और पाई आबंध बहुत अधिक क्रियाशील होता है। सिंपल सी बात है, सिग्मा आबंध बहुत मजबूत होता है, टूटेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है वो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। और पाई आबंध बहुत कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, तो ज्यादा क्रियाशील होता है। इसके बाद पांचवा यह है कि जो सिग्मा आबंध है वो अणु की आकृति को निर्धारित करता है, यानी वो अणु की आकृति को बताएगा सिग्मा आबंध, और जो पाई आबंध है वो अणु की आकृति को निर्धारित नहीं करता है। यानी किसी अणु की आकृति का हमें अनुमान लगाना है तो हमें किस बॉन्ड को देखना होगा, सिग्मा बॉन्ड को देखना होगा। पाई आबंध कितने भी हो उससे अणु की आकृति को निर्धारित नहीं किया जाता है। और अंतिम पॉइंट देख लीजिए कि जो सिग्मा आबंध है वो स्वतंत्र रूप से बन सकता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से बन सकता है, लेकिन जो पाई आबंध है वो सिग्मा बंध की अनुपस्थिति में नहीं बन सकता है। वो तभी बनेगा जबकि आपका सिग्मा बंध ऑलरेडी बन चुका हो। तो इतने सारे जो थे इनमें अंतर थे जो आपने अच्छे से देख लिया और अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको बता दें कि संयोजकता आबंध सिद्धांत में बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझाने के लिए आगे कुछ और टॉपिकों को आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको संकरण पढ़ना है और इसके आगे कुछ और संबंधित चीजों को पढ़ना है। तो उन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।